and exchange of gases. Respiration, the process of exchange of O2 from atmosphere with CO2 produced by the body, is called breathing. The process of exchange of oxygen from atmosphere with carbon dioxide produced by the body cells is called breathing. It is commonly known as respiration. C6H12O6 plus O2 से यहाँ पे फॉर्म हुआ CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी 38 ATP. ये इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन है. ओके, रेस्पिरेशन, इसमें फर्स्ट स्टेप आता है ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन. यहाँ पे ऑक्सीजन रिच्ड एटमॉस्फेरिक एयर आता है एल्वियोलाई में, एंड यहाँ से फिर बाहर निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वियोलर एयर, इसे एक्सहेलेशन कहते हैं. और जब आता है ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेरिक एयर, इसे इनहेलेशन कहते हैं. ठीक है, एल्वियोलाई में आया, एंड देन एल्वियोलाई से अब यहाँ पे ब्लड वेसल्स में आ रहा, तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन आया, और ब्लड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में चला गया, और फिर यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये आगे मूव किया, तो यहाँ पे इसे कहेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन. ओके, फिर ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स के थ्रू अब ट्रांसपोर्ट होके आगे जा रहा, तो ये थर्ड स्टेप है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस वाया ब्लड. ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस वाया ब्लड. फोर्थ नंबर इंटरनल रेस्पिरेशन. Internal respiration, diffusion of oxygen and carbon dioxide between blood and tissue. Diffusion of oxygen and carbon dioxide between blood and tissue. फिर अब ये ऑक्सीजन सेल के पास गया, और फिर यहाँ पे C6H12O6 प्लस O2 मिलके अब ये रिलीज़ किया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O और एनर्जी. तो यहाँ पे ये जो हो रहा है इसे कहेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन. ये फिफ्थ स्टेप पे सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा, और फिर यहाँ से ऑक्सीजन गया था, और अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आया. ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ O2. एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ O2. माइटोकॉन्ड्रिया में C6H12O6 प्लस O2 से यहाँ पे बना CO2 प्लस H2O प्लस 38 ATP. एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लाइकोलाइसिस जो कि साइटोप्लाज्म में होता है. फिर उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस जो कि साइटोप्लाज्म में हुआ. क्रेब साइकिल जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. क्रेब साइकिल जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन अब्सेंस ऑफ O2. एनारोबिक रेस्पिरेशन इन अब्सेंस ऑफ O2. एग्जाम्पल ये होता है मैच्योर आरबीसी में, जहाँ क्योंकि वहाँ पे आरबीसी नहीं है. और फिर एंडो पैरासाइट. एग्जाम्पल टेपवर्म, राउंड वर्म, यहाँ पे होता है ये. ठीक है, इन ईस्ट में क्या होता है C6H12O6 ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद 2 पायरुवेट बना, एंड देन फिर C6H12O6 प्लस CO2 प्लस 2 ATP. यहाँ पे इथेनॉल का फॉर्मेशन हुआ, तो इसे कहेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. ये ईस्ट में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. ओके, इन आवर मसल्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. स्केलेटल मसल्स में यहाँ पे C6H12O6 ग्लूकोज है, यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस हुआ, एंड देन 2 इंटू पायरुवेट बना 3 कार्बन का, और साथ में प्लस 2 ATP. इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन ये लैक्टिक एसिड फिर बनता है, जिसे मसल्स क्रम्स कहते हैं. लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन. ओके, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही हो रहा था, और जहाँ पे अब्सेंस नहीं था मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्लाइकोलाइसिस हुआ था साइटोप्लाज्म में, एंड देन क्रेब साइकिल इन माइटोकॉन्ड्रिया, जिस टाइम कहते हैं इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ओके, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ये डिपेंड करता है हैबिटाट, प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, पॉरीफेरा टू एस्केलमेंथिस बॉडी सरफेस, सिंपल डिफ्यूज़न हो रहा. फिर एनिलिडा अर्थवॉर्म में मॉइस्ट क्यूटिकल. ऑर्थोपोडा एक्वेटिक में एग्जाम्पल प्रॉन, क्रैब, ये गिल्स में. ठीक है, लाइम्यूलस किंग क्रैब, ये बुक गिल्स में. फिर स्पाइडर स्कॉर्पियन, ये एरेक्निडा जो है यहाँ पे बुक लंग्स के थ्रू. ठीक है, इंसेक्ट ट्रेकियल ट्यूब एग्जाम्पल कॉकरोच. मोलस्का एक्वेटिक एग्जाम्पल एक्वेटिक यूनियो, यहाँ पे टेनिडियम गिल्स प्रेजेंट. ठीक है, पाइला एप्पल स्नेल टेनिडियम प्लस पल्मोनरी सैक. इकाइनोडर्माटा ट्यूबफिट स्टारफिश डर्मल ब्रैंकियल. फिर हेमिकॉर्डाटा गिल्स में. ठीक है, वर्टिब्रेटा एग्जाम्पल फिश में गिल्स से होता है, जिसे ब्रैकियल रेस्पिरेशन भी कहते हैं. और स्पेशल वस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर
स्पेशल वस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर, ये गर्ल्स में होता है इसके थ्रू, ठीक है। वर्टिब्रेट एग्जाम्पल फिश, स्पेशल वस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर, स्पेशल वस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर, ब्लड वेसल्स, ये गिल्स, ठीक है। ब्रैकियल रेस्पिरेशन, ये गिल्स है। ब्रैकियल रेस्पिरेशन, स्पेशल वस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर, स्पेशल वस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर। यहाँ पे बस गिल्स में क्या है, बस स्ट्रक्चर है। और फिर लंग्स को कहते हैं वस्कुलराइज्ड बैग, वो बैग बन चुका है, ओके। एम्फीबियन एग्जाम्पल फ्रॉग, यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग होता। बगल कैविटी, लंग्स एंड ऑल्सो स्किन से क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। फिर ब्लड्स, सॉरी रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, इन तीनों में लंग्स से होता है, लंग्स वस्कुलराइज्ड बैग, लंग्स वस्कुलराइज्ड बैग। और यहाँ पे क्या हो रहा है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन अकर, ओके। Earthworm has no specialized respiratory structure. Cockroach trachea. Birds and reptiles में lungs से, cockroach में trachea से, ओके। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ पे आगे में एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, फिर उसके बाद नेजल चैम्बर एंड देन इन्फीरियर नॉस्ट्रिल, जहाँ पे ये 3 बोन प्रेजेंट है। सुपेरियर नेजल कॉनकेव, मिडिल नेजल कॉनकेव और इन्फीरियर नेजल कॉनकेव, ये तीनों मिलके इंक्रीज सरफेस एरिया, ठीक है। फिर इसके ऊपर यहाँ पे ऑलफैक्टरी बल्ब है और जस्ट उसके नीचे यहाँ पे ऑलफैक्टरी एपिथेलियम, ये दोनों क्या काम करता है, रोल इन स्मेल। फिर यहाँ पे आता है इंटरनल नॉस्ट्रिल, ये तीनों जहाँ पे प्रेजेंट है, नेजल कॉनकेव प्रेजेंट था। फिर उसके नीचे जस्ट नीचे नाजोफेरिंग्स एंड देन यूव्यूला, यहाँ पे ओरोफेरिंग्स और इधर लैरिंजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स माउथ के आगे ओरोफेरिंग्स और फिर इधर लैरिंग्स साउंड बॉक्स प्रेजेंट है, ठीक है। फिर यहाँ पे ओरोफेरिंग्स, फिर इसके नीचे आ जाता है यहाँ ट्रेकिया के ऊपर जो है एपिग्लॉटिस, उसे कहते हैं एपिग्लॉटिस। इलास्टिक कार्टिलेज का ये बना है, एपिग्लॉटिस इलास्टिक कार्टिलेज का बना है और ये ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस। उसके जस्ट बगल में जो ओसोफेगस है उसके ऊपर के ओपनिंग को कहते हैं गलेट। और यहाँ ट्रेकिया में इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग है जो कि हाइलिन कार्टिलेज का बना है, ओके। ओरोफेरिंग्स हो गया यहाँ पे, ठीक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंडक्टिंग पार्ट, फर्स्ट कंडक्टिंग पार्ट और सेकेंड रेस्पिरेटरी पार्ट और एक्सचेंज पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट में सबसे पहले आता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल एंड देन नेजल चैम्बर एंड देन इंटरनल नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल चैम्बर एंड देन इंटरनल नॉस्ट्रिल, फिर नेजोफेरिंग्स एंड देन लैरिंग्स। यहाँ पे ग्लॉटिस जो कि ओपनिंग ऑफ विंड पाइप है। फिर उसके बाद ट्रेकिया प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ट्रेकिया bifurcates at fifth thoracic vertebrate, ठीक है। ट्रेकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई एंड देन सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड देन टर्सरी ब्रोंकाई। फिर इसके बाद इनिशियल ब्रोंक्यूल एंड देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ट्रेकिया से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक, ट्रेकिया प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई एंड देन इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, यहाँ तक इनकम्प्लीट सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेजिनस रिंग है जो कि प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग, ओके। फिर इसके बाद इनिशियल ब्रोंकाई के बीच में और टर्मिनल ब्रोंकाई के बीच में डेंस नेटवर्क ऑफ ब्रोंक्यूल्स बहुत सारा रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, इसके आगे ये फिर कंडक्टिंग पार्ट हो जाता है स्टार्ट। इसका फंक्शन क्या है, इसके आगे रेस्पिरेटरी स्टार्ट हो जाता है। ये यहाँ तक का जो है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक का, ट्रेकिया से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक ये पूरा कंडक्टिंग पार्ट है, ओके। ट्रेकिया नहीं, मतलब एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक पूरा कंडक्टिंग पार्ट है। इसका फंक्शन है क्लियर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, ह्यूमिफाइज एयर मॉइस्चर, ब्रिंग टेम्परेचर ऑफ इनकमिंग एयर टू बॉडी टेम्परेचर, bring temperature of incoming air to body temperature 37 degrees Celsius. Mainly work done by nasal chamber, okay.
फिर आता है एक्सचेंज और रेस्पिरेटरी पार्ट। एक्सचेंज और रेस्पिरेटरी पार्ट, एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट्स, इसमें आता है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के नीचे अब क्या होता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, यहाँ पे एल्वियोलाई लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, ओके। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड देन इसके बाद एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक, एल्वियोलाई, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। इसके बाद फिर होता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एल्वियोलाई लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, तो ये भी हेल्प तो करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, ठीक है। तो फिर एक्सचेंज पार्ट कहाँ से स्टार्ट है, रेस्पिरेटरी पार्ट, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक, एल्वियोलाई, ओके। फंक्शन क्या है इसका, एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस फ्रॉम हेयर, ओके। हिस्टोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, हिस्टोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार इपिथेलियम, मोस्टली ये प्रेजेंट है, सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार इपिथेलियम। नेजोफेरिंग्स में प्रेजेंट है सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार इपिथेलियम, नेजोफेरिंग्स में। लैरिंगोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स में, लैरिंजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स में नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम प्रेजेंट है। फिर उसके बाद आता है ट्रेकिया, ट्रेकिया में सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार इपिथेलियम, सूडो स्ट्रेटिफाइड, ट्रेकिया में सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार इपिथेलियम और ब्रोंक्यूल में सीलिएटेड कॉलमनार इपिथेलियम, ओके। एल्वियोलाई फिर सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम, ओके। लैरिंग्स वॉइस बॉक्स जो है ये 9 कार्टिलेज से मिलके बना है, इलास्टिन कार्टिलेज। वोकल कॉर्ड, यहाँ पे ये लैरिंग्स है। वोकल कॉर्ड मेल में स्ट्रॉन्गर एंड थिकर होता, लो पिच, बट फीमेल में ये थिनर होता, पतला होता। फीमेल और चिल्ड्रन में थिनर एंड लेस स्ट्रॉन्गर, तो यहाँ पे हाई पिच होती है, इस वजह से लड़कियों की हाई पिच होती है, यस। फिर उसके बाद वॉइस प्रोडक्शन, वॉइस प्रोडक्शन ड्यूरिंग एक्सपायरेशन वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड होता है, इस वजह से हम लोगों का आवाज़ निकल पाता, ठीक है। थोरेसिक चैम्बर एयर टाइट चैम्बर, एनाटॉमिकल सेटअप, any change in thoracic cavity will reflect in pulmonary cavity, any change in thoracic cavity will reflect in pulmonary cavity. Thoracic chamber, vertebral column dorsally vertebral column, ventrally sternum, laterally ribs and diaphragm on lower side, ठीक है। लंग्स, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स, 2 लंग्स है। राइट लंग्स में सबसे ऊपर में सुपेरियर लोब, फिर यहाँ पे बीच में हॉरिजॉन्टल फिशर से डिवाइड है, फिर मिडिल लोब आता है, फिर उसके बाद यहाँ से ऑब्लिक फिशर से डिवाइड है, एंड देन इन्फेरियर लोब, मतलब ये 3 पार्ट में डिवाइड है, सुपेरियर लोब, मिडिल लोब और इन्फेरियर लोब, ओके। इसके सबसे ऊपर में जो है इसे कहते हैं पैराइटल प्लूरा, कवरिंग सबसे ऊपर वाला पैराइटल प्लूरा, एंड देन विस्ट्रल प्लूरा। पैराइटल प्लूरा is attached with thoracic cage, parietal pleura is attached with thoracic cage and visceral pleura is attached with lung surface, okay। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल फिशर है और एक ऑब्लिक फिशर है, और इन दोनों के बीच में पल्मोनरी कैविटी है, ओके। ये प्लूरल मेम्ब्रेन जो है पैराइटल और विस्ट्रल, इट कंटेन प्लूरल कैविटी filled with pleural fluid. Pleural fluid decrease friction between pleural layers, okay, secreted by ये pleural fluid जो है secreted by pleural membrane, ठीक है। It keeps two pleural membrane together. It keeps two pleural membrane together due to surface tension, okay। फिर यहाँ पे बीच में हार्ट है, हार्ट का यहाँ पे कार्डियक नॉच है लेफ्ट लंग्स में बना हुआ। फिर नीचे डायफ्राम है, डोम शेप, सुपेरियर लोब और इन्फेरियर लोब। लेफ्ट लंग में बस 2 पार्ट में ये डिवाइड है, एक सुपेरियर लोब और दूसरा इन्फेरियर लोब, और बीच में ऑब्लिक फिशर से ये डिवाइड है, ठीक है। इन थोरेसिक केज इफ थोरेसिक केज गोज आउटवर्ड इट पुल्स parietal pleura then pulls visceral pleura then pulls the lungs, okay। alveoli irregular wall vascularized bag like structure, unit of lungs,
300 मिलियन इन 2 लंग्स। टाइप 1 एल्वियोलर सेल प्रेजेंट है जो कि सिंपल स्क्वामस का बना है, सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम का बना है। टाइप 1 एल्वियोलर सेल्स जो कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स ये सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम का बना है। सिक्रेटेड लेसिथिन जो कि रिड्यूस सरफेस टेंशन एक्ट एज अ सरफेक्टेंट, ये काफ़ी कम है टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स। ओके, एल्वियोलर मैक्रोफेज कुछ प्रेजेंट है जो कि फैगोसाइटोसिस का काम करता है डस्ट सेल्स को। फर्स्ट सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। सेकेंड ये बेसमेंट सब्सटेंस एंड थर्ड एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। ये तीनों मिलके डिफ्यूजन मेम्ब्रेन फॉर्म करता है जो कि लेस देन 1 mm थिकनेस है इसका, मतलब अप्रॉक्स 0.2 mm है, अप्रॉक्स 0.2 mm। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन। solubility of gases, first solubility of gases, carbon dioxide is 20 to 25 times more soluble in water than O2। वाटर कहने का सेंस है ब्लड प्लाज्मा जो कि 90 to 95% प्लाज्मा है प्रेजेंट ब्लड में। ओके, सेकेंड थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, थिनर मेम्ब्रेन मोर डिफ्यूजन। थर्ड partial pressure of gas, diffusion takes place from higher partial pressure area to lower partial pressure area। partial pressure of gas diffusion takes place from higher partial pressure area to lower partial pressure area। rate of diffusion is directly proportional to solubility of gas। rate of diffusion is directly proportional to solubility of gas, directly proportional to partial pressure of gas, inversely proportional to thickness of membrane। जितना पतला रहेगा उतना ज़्यादा diffusion होगा। Okay, mechanism of breathing, movement of gases takes place in accordance with pressure gradient। Okay, inspiration ये active process है, contraction of diaphragm 75% यही काम करता है, इसी का रोल है डायफ्राम का। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम का दूसरा नेम फ्रेनिक मसल्स है, फ्रेनिक मसल्स या डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ। इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इन एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस। ओके, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का रोल 25% है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट रिब्स एंड स्टर्नम आउटवर्ड एंड अपवर्ड। इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इन डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। ठीक है, इन दोनों की मदद से इंक्रीज वॉल्यूम इन थोरेसिक कैविटी, डिक्रीज इन प्रेशर ऑफ थोरेसिक कैविटी, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो गया। देन एयर विल मूव फ्रॉम, क्योंकि अब अंदर का प्रेशर कम है तो फिर एयर विल मूव फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लंग्स। ओके, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया, डायफ्राम विल पुल पैराइटल प्लूरा एंड देन दिस विल पुल विसरल प्लूरा पुल्स द लंग्स। ऐसा ही स्टर्नम के भी साथ होता है। ओके, ये नॉर्मल कंडीशन था। अगर फोर्सफुल इंस्पायरेशन हो रहा तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का रोल ज़्यादा होता है। ओके, और बात बाकी सब कुछ सेम रहता है। एक्सपायरेशन नॉर्मल पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे फोर्सफुल। अभी नॉर्मल एक्सपायरेशन है। ये एक्सपायरेशन ये पैसिव प्रोसेस है। रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम और फ्रेनिक मसल्स, डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी, increase in pressure of pulmonary cavity, and then air will move from lungs to atmosphere। forceful expiration ये active process है, forceful expiration ये active process है। contraction of internal intercostal muscles pull ribs and sternum inward, decrease in volume of thoracic cavity, contraction of abdominal muscles compressed the abdominal wall, decrease in volume of thoracic cavity, and then decrease in volume of pulmonary cavity, increase in pressure of pulmonary cavity, and then air will move from lungs to atmosphere। ठीक है, और ये जो है फोर्सफुल एक्सपायरेशन ये एक्टिव प्रोसेस है। नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग
in human, due to this we eat and breathe at same time. Okay, और positive pressure breathing ये होता है frog में. Okay, abdominal breathing ये डायफ्राम से जो होता है ये मेल में ज़्यादा, प्रेग्नेंट लेडी में ये थोरेसिक ब्रीदिंग ज़्यादा होता है. ठीक है. फोर्सफुल एक्सपायरेशन जब करते हैं तो अंदर वाला जो होता है मतलब विसरल प्लूरा ये अंदर की ओर खिंचाता है और ज़्यादा, बट नेगेटिव प्रेशर के कारण, संकन प्रेशर जिसे कहते हैं, तो इसके कारण ये पूरा नहीं खिंचा पाता बल्कि कुछ पोर्शन इसे वापस इधर खींच के रखता है. Lungs do not collapse between breathe and some air always remain in lungs which can never be expelled because there is a negative intrapulmonary pressure pulling the lungs wall. Okay. Arrange the given steps of expiration in the sequence of event occurring first. तो सबसे पहले क्या होता है? रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड स्टर्नम, एंड देन फिर होता है रिडक्शन ऑफ पल्मोनरी वॉल्यूम, देन इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, फिर तब होता है एक्सपल्सन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स. रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़. रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़. द अमाउंट ऑफ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर, amount of air a person can hold in lungs, or amount of air a person can be expire. ठीक है. ब्रीदिंग रेट नॉर्मल ह्यूमन का 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट. IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम. नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद और हम कितना इंस्पायर कर सकते हैं उसे कहता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. 2500 से 3000 ml ये होता है. ठीक है. टाइडल वॉल्यूम TV से डिनोट करते हैं. टाइडल वॉल्यूम TV से डिनोट करते हैं. ये 500 ml है जो कि नॉर्मल हम लोग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन में यूज़ करते हैं. जितना वॉल्यूम ऑफ एयर वो 500 है, 500 ml, उसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम. ओके. फिर ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एक्सपायरेशन के बाद और हम लोग फोर्सफुली कितना एक्सपायर कर सकते हैं इसे कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम. ये 1000 to 1100 ml है, 1000 to 1100 ml. IRV 2500 से 3000. फिर TV टाइडल वॉल्यूम ये हो गया 500 ml, एंड देन 1000 to 1100, एंड देन इसके बाद रेसिडुअल वॉल्यूम ये 1100 to 1200 ml है. रेसिडुअल वॉल्यूम RV जो कि हमेशा लंग्स में प्रेजेंट रहता है, ये कभी हम लोग बाहर नहीं कर सकते. ओके. टोटल लंग्स कैपेसिटी ये सबको ऐड कर दिया जाए तो हो जाएगा टोटल लंग्स कैपेसिटी 5800 ml. स्पायरोग्राम मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर. ये स्पायरोग्राम इस डायग्राम जो बना है इस ग्राफ को कहेंगे स्पायरोग्राम. किससे मेज़र किया गया? मेज़र बाय स्पायरोमीटर, मेज़र बाय स्पायरोमीटर. ओके. आई से इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. आई से इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितना इंस्पायर कर सकते हैं? TV जो कि नॉर्मल है और फिर प्लस IRV प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब टोटल हो गया 3500 ml. फिर EC एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितना एक्सपायर कर सकते हैं? TV प्लस ERV, तो ये टोटल हो गया 1600 ml. अब FRC फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी FRC जो हमारे लंग्स में प्रेजेंट है, तो ये कितना? ERV प्लस RV, ERV प्लस RV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, तो ये कितना हो गया? 2300 ml, 2300 ml. और वाइटल कैपेसिटी VC, इसमें क्या क्या आता है? ERV प्लस TV प्लस IRV, ये हो गया वाइटल कैपेसिटी. ये कितना है? 4600. ये पिछले साल इस पर क्वेश्चन आया था. यस. मिनट वेंटिलेशन, 1 मिनट में कितना मिनट वेंटिलेशन? पल्मोनरी वेंटिलेशन TV इंटू ब्रीदिंग रेट 500 ml इंटू 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, तो मिनट वॉल्यूम क्या हो गया? 6000 to 8000 ml पर मिनट. इतना एक्सचेंज होता है 1 मिनट में, 6000 to 8000 ml पर मिनट. ओके. TV ये 500 ml जो है टाइडल वॉल्यूम, ये दो पार्ट में एक्चुअली डिवाइड होता है 70% और 30%. 70% ये जो 350 ml है ये रेस्पिरेटरी पार्ट, ये रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व रहता है. ठीक है. और 30% जो है मतलब 150 ml ये डेड स्पेस वॉल्यूम कहा जाता है क्योंकि ये रिमेंस इन कंडक्टिंग पार्ट, तो ये
रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व नहीं हो पाता। तो फिर अगर देखा जाए एल्वियोलर वेंटिलेशन कितना है, तो इन रियलिटी तो ये 350 ml जो कि रेस्पिरेटरी पार्ट में प्रेजेंट था, रेस्पिरेशन में तो बस यही इन्वॉल्व है, तो 350 ml इंटू 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, देन 4200 to 5600 ml पर मिनट। Anatomical dead space, volume of air present in conducting part, that do not involve in gaseous exchange, उसी को कहते हैं डेड स्पेस। वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन कंडक्टिंग पार्ट दैट डज नॉट इन्वॉल्व इन गैसेस एक्सचेंज। टीवी, IRV, ERV, IC, EC, VC। टीवी टाइडल वॉल्यूम, IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IC इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, EC एक्सपायरेटरी कैपेसिटी और VC वाइटल कैपेसिटी। ये सब ऑल आर मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर, ठीक है। और RV रिजर्व्ड वॉल्यूम, FRC फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी और TLC टोटल लंग कैपेसिटी, ये तीनों आर मेजर्ड बाय हीलियम डाइल्यूशन मेथड। ओके, अब देखते हैं रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेरिक एयर, ऑक्सीजन में जो है 159 mmHg, ऑक्सीजन प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 159 mmHg एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, और फिर प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये 0.3 mmHg। ओके, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन 104 और 40 कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन 40 और कार्बन डाइऑक्साइड 45, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 ऑक्सीजन और 40 कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये ऑक्सीजन गया लंग्स के पास, ठीक है। जब हार्ट से राइट ऑरिकल में पूरे बॉडी का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, फिर राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, एंड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास गया। लंग्स में यहाँ पे ऑक्सीजनेशन हुआ एंड देन फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में इंटर किया, एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। और इस टाइम जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा, इसका 95 mmHg है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 mmHg, एंड देन टिश्यू के पास पहुंचा, वहाँ पे फिर टिश्यू यूज़ किया ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ किया। फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास वापस फिर से आ रहा, तो यहाँ पे फिर इसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 हो गया और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 45 mmHg। ओके, और फिर से ये वैसा ही प्रोसेस बार बार चलता रहता है। और जब हम लोग इंस्पायर करते हैं एयर, तो एटमॉस्फेयर में 159 mmHg PO2 एंड PCO2 0.3 mmHg ये इंस्पायर्ड एयर का है। और एक्सपायर्ड एयर का PO2 116 mmHg पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 32 mmHg। Gases always movement of gases, partial pressure, high partial pressure to low partial pressure. Transport of gases, transport of oxygen by hemoglobin, 97%, by hemoglobin 97% in the form of oxyhemoglobin, ऑक्सीजनेशन होता है इसका, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके, और फिर बाय डिजॉल्व फॉर्म इन प्लाज्मा 3%, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय हीमोग्लोबिन 97%, और बाय डिजॉल्व फॉर्म इन प्लाज्मा 3%। हीमोग्लोबिन हीम और ग्लोबिन प्रोटीन, हीम 4Fe2+ और पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे ग्लोबिन प्रोटीन 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। इफ़ Fe2+ बाइंड्स टू O2, 4Fe2+ से यहाँ पे 4Fe2+ यहाँ पे बाइंड किया 4O2 से, Hb4O8 बना, ऑक्सीजन बाइंड्स विथ Fe ऑफ हीमोग्लोबिन। तो यहाँ मतलब to each Hb molecule, to each hemoglobin molecule 4 molecules of O2 bind, ठीक है। to each Hb molecule 4 molecules of O2 bind, Hb4O8।
बना, ठीक है। एवरी 100 ml ऑफ ब्लड, एवरी 100 ml ऑफ ब्लड में 100 ml ऑफ ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। इफ़ 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरीज 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन, देन 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी 1.34 ml इंटू 15, मतलब ये 20 ml ऑफ ऑक्सीजन, 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। एवरी 100 ml ऑफ ब्लड कैरी 15 ग्राम हीमोग्लोबिन, ठीक है। और फिर इस 50 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी 20 ml ऑफ ऑक्सीजन, तो मतलब एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन 20 ml ऑफ ऑक्सीजन, एवरी 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। In normal condition at rest, oxyhemoglobin oxyhemoglobin 20 ml ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड। यहाँ टिश्यू के पास आने के बाद अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो रहा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन दिया प्लस C6H12O6, रिएक्शन के बाद CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। एंड देन जब यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल रहा, तो यहाँ पे 15 ml ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड प्रेजेंट है, मतलब ये कितना दिया, 5 ml दिया। इट डिलीवर्स 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू, मतलब 25% यूटिलाइजेशन हुआ। 20 ml लेके आया था और 5 ml बस दिया, 25% यूटिलाइजेशन हुआ। एंड 15 ml ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड लेकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, और इसमें यहाँ पे लोडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी हुआ, 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड पर 100 ml ऑफ ब्लड। ओके, अब ये लेके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एल्वियोलाई के पास गया। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड टू एल्वियोलाई। ओके, इन स्ट्रेनस एक्सरसाइज कंडीशन, जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद क्या होता है, उस टाइम जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन आता है तो उस टाइम भी 20 ml ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड प्रेजेंट रहता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू के पास आया, अनलोडिंग ऑफ अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो रहा, O2 प्लस C6H12O6 से यहाँ CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी फॉर्म हुआ। इन दिस कंडीशन ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स 15 ml ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू, 15 ml ऑक्सीजन अब दे रहा, मतलब 75% यूटिलाइजेशन अब हुआ। फिर जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब जब जा रहा, तो इसमें 5 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml प्रेजेंट है, और लोडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, तो 14 ml कार्बन डाइऑक्साइड पर 100 ml ऑफ ब्लड प्रेजेंट है। एल्वियोलाई के पास गया, फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड टू आउटसाइड। ओके, अब पढ़ते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जिसे सिग्मॉइड कर्व से भी जानते हैं, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ P50 जो है ये 26 mm ऑफ Hg होता है, P50 26 mm ऑफ Hg होता। Hb इज़ 50% सैचुरेटेड, उसी को कहते हैं P50, और ये कब होता है, जब पार्शियल प्रेशर 26 mm ऑफ Hg होता तो। ओके, अब सिग्मॉइड कर्व पढ़ते हैं, राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट ऑक्सी हीमोग्लोबिन एसोसिएशन इंक्रीज, P50 और जल्दी आ जाता है जब लेफ़्ट शिफ्ट होता है, और ये कहाँ पे होता है, एल्वियोलाई के पास होता है, एल्वियोलाई लेवल पे ये होता है, क्योंकि वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा रहता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम रहता, तो H+ भी कम रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो H+ भी कम है, H+ कम है मतलब pH ज़्यादा है, H+ कम है, बहुत कम है तो एसिडिक नहीं हुआ, क्योंकि H+ है ही नहीं, बहुत कम है, तो यहाँ पे pH ज़्यादा है, ठीक है। टेम्परेचर कम है, CO2 कम है, H+ कम है, टेम्परेचर कम है, क्योंकि यहाँ पे एयर अंदर बाहर आराम से जा रहा है, तो यहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन है, इसलिए टेम्परेचर कम है। 2-3 Pg BPG कम है, बाइंड विथ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, अब कर्व शिफ्ट हुआ राइट शिफ्ट में ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन इंक्रीज़ हुआ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे ये इंक्रीज़ हो गया, P50 का वैल्यू ज़्यादा हो गया, तो ये कहाँ पे हो रहा है, डिसोसिएशन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन इंक्रीज़ हो गया। ये कहाँ हो रहा है, तो टिश्यू लेवल पे ये हो रहा, तो यहाँ पे PO2 कम है, PCO2 ज़्यादा है तो H+ ज़्यादा है, H+ ज़्यादा है तो pH कम है, H+ ज़्यादा है, CO2 ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे टिश्यू लेवल पे कम्बसन हो रहा तो इसलिए, और ये एक्सोथर्मिक है तो एनर्जी रिलीज़ हो रहा तो टेम्परेचर ज़्यादा है। 2-3 BPG ये भी यहाँ पे ज़्यादा है, बिस फॉस्फोग्लिसरेट इट is formed from 3-phosphoglycerate during glycolysis।
ठीक है, इट बाइंड्स विद बीटा चेन ऑफ HB। ओके, और ये टिश्यू लेवल पे होता है बोर्स इफेक्ट, और हेल्डन इफेक्ट होता है एल्वियोलाई लेवल पे। एल्वियोलाई में ए आता है पहले, फिर यहाँ पे हेल्डन में भी ए आता है, तो इससे ये याद रख सकते हैं कि हेल्डन इफेक्ट कहाँ पे होता है, एल्वियोलाई पे। हेल्डन इफेक्ट क्या बताता है, किस तरह से एल्वियोलाई के पास कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचती है। ठीक है, और फिर ये बोर्स इफेक्ट बताता है किस तरह से टिश्यू के पास ऑक्सीजन पहुंचती है और वहाँ जाके रिलीज़ होती है। ये टिश्यू लेवल पे हो रहा, टिश्यू लेवल पे यहाँ पे बोर्स इफेक्ट। ओके, अब पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हीमोग्लोबिन। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से बाय हीमोग्लोबिन 20 to 25% बाय हीमोग्लोबिन इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन ये भी रिवर्सिबल प्रोसेस है। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड्स टू अमीनो ग्रुप ऑफ अल्फा एंड बीटा चेन ऑफ ग्लोबिन प्रोटीन इन HB। Carbon dioxide binds to amino group of alpha and beta chain of globin protein in HB. Okay, by hemoglobin 20 to 25% amino hemoglobin, carbon dioxide binds to amino group of alpha and beta chain of globin protein of HB. Okay, और ऑक्सीजन और CO binds to Fe of heme, इसलिए इसे कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जब CO बाइंड करता है तो कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि ये हीम के आयरन के साथ बाइंड करता। ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड ये अमीनो ग्रुप के साथ बाइंड करता। ठीक है, बाय हीमोग्लोबिन 20 to 25% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, बाय प्लाज्मा इन डिजॉल्व स्टेट 7%, बाय प्लाज्मा इन डिजॉल्व स्टेट 7%, in the form of bicarbonate 70%, in the form of bicarbonate 70%, और ये कितना हुआ 77%। टोटल कितना हो गया 70% डायरेक्ट था, बाय प्लाज्मा इन डिजॉल्व स्टेट 7% और इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट 70%, तो टोटल 77% थ्रू प्लाज्मा, 77% थ्रू प्लाज्मा। कार्बन मोनोक्साइड बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन, कार्बन मोनोक्साइड बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और ये इरिवर्सिबल होता है। इट हैज़ 200 to 215 टाइम्स मोर एफिनिटी फॉर HB देन O2। इट बाइंड्स टू Fe2+ ऑफ हीम। ओके, अब देखते हैं एट टिश्यू लेवल पे कैसे होता। टिश्यू लेवल पे टिश्यू के पास कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, टिश्यू के पास 45 mm Hg और एंड टिश्यू के पास PO2 40 mm ऑफ Hg है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है, मतलब पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो टिश्यू के पास कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से टिश्यू से डिफ्यूज़ होके RBC में गए पहुँचा, और RBC से ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होके टिश्यू में आया। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पहुँचा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O के साथ बाइंड किया, 70% कार्बन डाइऑक्साइड H2O के साथ बाइंड करके कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाया, एंड देन कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में HCO3 माइनस, एंड देन HCO3 माइनस यहाँ से RBC से बाहर हुआ, और चार्ज को मेंटेन करने के लिए फॉर मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी HCO3 माइनस बाहर हुआ, तो यहाँ पे क्लोराइड आयन अंदर आया, इसलिए इसे कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट और हमबर्गर फेनोमिना एट टिश्यू लेवल। ये कहाँ पे हो रहा है, एट टिश्यू लेवल, क्लोराइड शिफ्ट और हमबर्गर फेनोमिना एट टिश्यू लेवल। और यहाँ से जो H+ निकला, H+ अटैक ऑन HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन, H+ अटैक किया ऑक्सी हीमोग्लोबिन पे, देन यहाँ से ऑक्सीजन हटा, ऑक्सीजन को यहाँ से तोड़ा और HHB बन गया, एक्ट एज अ बफर। हीमोग्लोबिनिक एसिड कहते हैं इसे, HHB को, यहाँ से फिर ऑक्सीजन को तोड़ा तो ऑक्सीजन चला गया टिश्यू के पास, और कितना ऑक्सीजन जाता है, बस 5 ml ऑक्सीजन जाता है, सारे को नहीं तोड़ पाता ये। ठीक है, और फिर कुछ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस HbO2, यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड आता है, इससे बाइंड किया तो HbCO2 बाइंड हुआ, HbCO2 बना प्लस O2, यहाँ से भी कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन रिलीज़ हुआ, और यहाँ पे जो हो रहा ये 20 to 25% जो कि कहा जाता था हीमोग्लोबिन से 20 to 25% हीमोग्लोबिन लेके आता कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, तो वो यही है। और फिर 70% तो वो तो आएगा इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, और 7% कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली प्लाज्मा में वो डिसॉल्व फॉर्म में जाएगा। ठीक है, तो सारा हो गया।
और फिर यहाँ पे PCO2 का कंसनट्रेशन ज़्यादा, H+ ज़्यादा, तो यहाँ पे डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन हुआ। हाँ हुआ, हम लोग अभी देखे। तो इसे ही कहते हैं बोर्ड्स इफेक्ट। यहाँ पे डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन पहुँच गया टिश्यू के पास और टिश्यू का सारा कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। यहाँ पे आया था ऑक्सीजनेटेड ब्लड और अब ये कन्वर्ट होके बन चुका है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अब ये फिर से वापस जा रहा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब फिर ये जाएगा कहाँ, एल्वियोलाई के पास। तो अब ये देखते हैं, हाँ जब ये निकला था SCO3- तो ये बाहर में प्लाज्मा में Na+ प्रेजेंट था, उसके साथ बाइंड करके NaHCO3 बन गया था, एक्ट एज अ ब्लड बफर। ओके, हाँ अब देखते हैं एल्वियोलाई के पास। एल्वियोलाई के पास ये पहुंचा और एल्वियोलाई के पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 104 mm ऑफ Hg और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है 40 mm ऑफ Hg। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई के पास है, तो एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड आएगा वहाँ से और एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन ये डिफ्यूज़ होके ब्लड में जाएगा। ओके, तो यहाँ पे फिर ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन आके अटैक किया SHB पे, तो जैसे ही अटैक किया तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन अब बन गया और H+ यहाँ से रिलीज़ हुआ, एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि ये H+ रिलीज़ कर रहा है इसलिए कहते हैं एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ से H+ रिलीज़ हुआ और यहाँ पे फिर क्या होता है, HCO3- प्लाज्मा से ये अंदर आया SCO3- और यहाँ पे क्लोराइड आयन बाहर आया, इसे कहते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट कहाँ होता है, एट एल्वियोलाई लेवल, क्योंकि यहाँ पे SCO3- अंदर आता, कार्बन डाइऑक्साइड को निकलना है, तो फिर यहाँ पे रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट होता है एट एल्वियोलाई। ठीक है, SCO3- आया 70% ये आया, फिर H+ के साथ कंबाइन होके कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में H2CO3 बनाया कार्बोनिक एसिड, एंड देन फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में ये ब्रेक हुआ CO2 + H2O और यहाँ से CO2 ये बाहर निकला, मतलब CO2 फिर निकल के गया एल्वियोलाई के पास, एंड देन 20 to 25% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जो आया था HbCO2, इस पर भी यहाँ पे ऑक्सीजन अटैक किया एंड देन बॉन्ड टूटा, HbO2 अब बना और प्लस CO2, तो CO2 यहाँ से भी बाहर आ गया और टोटल CO2 कितना आया एल्वियोलाई के पास 4 ml। ओके, और जो डायरेक्टली डिज़ोल्व था प्लाज्मा में 7%, वो भी CO2 आ गया, सारा CO2 आ चुका है। ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आ चुका है और ऑक्सीजन यहाँ पे लोड हो गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था एल्वियोलाई के पास और अब ये कन्वर्ट हो चुका है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ठीक है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम था, H+ भी कम था, तो यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन टेक्स प्लेस, इसे ही कहते हैं हेल्डन इफेक्ट। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स प्रेजेंट इन अबंडेंट अमाउंट इन RBC, carbonic anhydrase enzyme present in abundant amount in RBC but also present in minute quantity in plasma. Okay, मेटल आयन यहाँ पे काम करता है Zn2+, एक्ट एज अ कोफैक्टर ये इनऑर्गेनिक पार्ट है, ये वाइटामिन होता है। ठीक है, फीटल हीमोग्लोबिन HbF, ये ग्लोबिन ये प्रोटीन का बना है जिसमें 2 अल्फा चेन और 2 गामा चेन है, ये हीमोग्लोबिन जो फीटल का है। ठीक है, 2 अल्फा और 2 गामा रहता है फीटल वाले में। ओके, अब पढ़ते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। इंस्पायरेशन 2 सेकेंड के लिए होता है और एक्सपायरेशन 3 सेकेंड के लिए होता है। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगाटा ये है, मेडुला ऑब्लोंगाटा यहाँ पे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट है। ये 2 तरह का आगे चल के डिवाइड होता है, एक डॉर्सल रेस्पिरेटरी, इसमें 2 चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, पहला डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, दूसरा वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ये 2 सेकेंड के लिए एक्टिव होता तो ये मैसेज किसे भेजता, फ्रेनिक नर्व को, तो इसे स्टिमुलेट फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, स्टिमुलेट करता है डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। एंड सेकेंड ये मैसेज भेजता इंटरकोस्टल नर्व, तो फिर यहाँ पे स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, तो ये दोनों को कॉन्ट्रैक्ट किया, एक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम हो और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो यहाँ पे इंस्पायरेशन टेक्स प्लेस। ओके, ये 3 सेकेंड के लिए एक्टिव हुआ था। उसके बाद बाय न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो कि पॉन्स में है, वो क्या करता है, इसे फिर इनएक्टिव कर देता 3 सेकेंड के लिए।
डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को 3 सेकंड के लिए इनएक्टिव कर देता। तो इनएक्टिव जैसे ही हुआ ये, तो रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, देन एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस। ओके, और फिर ये डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये दो तरह का था, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और दूसरा क्या था, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ये डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ये स्टिमुलेट करता वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप को, एंड देन जब ये एक्टिव होता तो स्टिमुलेट इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एंड एब्डोमिनल मसल्स, एंड देन कॉन्ट्रैक्शन होता तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन और फोर्सफुल इंस्पायरेशन के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ओके, न्यूमोटैक्सिक सेंटर जिसे पोन्स को कहते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमो मीन्स एयर, हो गया, टैक्सिक मतलब मूवमेंट, ठीक है। इट मॉडरेट्स द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो कि पोन्स है, इट मॉडरेट्स द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये क्या करता है, डिक्रीज ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन एंड इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। ओके, तो जैसे फर्स्ट ब्रीथ हम लोग ले रहे हैं तो इंस्पायरेशन हुआ फॉर 2 सेकेंड, इंस्पायरेशन फॉर 2 सेकेंड, तो यहाँ पे अभी मेडुला का जो है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ये एक्टिव था और यहाँ पे पोन्स स्विच ऑफ था, एंड देन 2 सेकेंड के बाद 3 सेकेंड के लिए यहाँ पे पोन्स न्यूमोटैक्सिक सेंटर इसका ऑन होता है और ये क्या करता है, स्विच ऑफ कर देता है DRG को, एंड देन एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, कीमोसेंसिटिव एरिया situated adjacent to respiratory rhythm center, कीमोसेंसिटिव एरिया, ये दो तरह का है। फर्स्ट सेंट्रल कीमो रिसेप्टर और दूसरा पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट इन CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, मेडुला में जो कि है, और फिर सेकेंड जो कि पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट इन aortic arc and carotid artery, ये डॉर्सल सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये जो मेडुला में यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो है सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, और ये हर्ट लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला एओर्टा, तो यहाँ पे जो ये एओर्टिक आर्क फॉर्म करता है, ये एओर्टिक आर्क ये आता है पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर में, और ये राइट कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी जो ये दोनों भी आता है पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर में। ओके, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर में मेडुला सिर्फ आता, ठीक है। कीमो रिसेप्टर्स आर सेंसिटिव टू CO2 and H+ ion, कीमो रिसेप्टर्स आर सेंसिटिव टू CO2 and H+ ion, इंक्रीज इन CO2 and H+ ion, ये क्या करता है, इंक्रीज इन CO2 and H+ ion। कीमो रिसेप्टर का एक्टिवेशन हो गया, तो ये एक्टिवेशन ऑफ कीमो सेंसिटिव एरिया ये मैसेज भेजता है RRC के पास, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर फिर क्या करवाता है, एक्सपायरेशन करवाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हो चुका है बॉडी में, डेट्स वाई एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस। कैरोटिड आर्टरी सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ब्रेन। अब पढ़ते हैं डिसऑर्डर में सबसे पहला है अस्थमा, जो कि एलर्जिक डिसऑर्डर है ड्यू टू एलर्जेंस, एग्जाम्पल पॉलन ग्रेन की वजह से होता है, ठीक है। यहाँ पे मास्टर सेल का एक्टिवेशन होता है तो हिस्टामिन प्रोड्यूस होता है जो कि वैसोडाइलेटर है, ठीक है। विजिंग साउंड ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर इन ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है। इम्फाइसेमा में क्या होता है, डैमेज रेस्पिरेटरी सरफेस ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग। ओके, फिर आता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर न्यूमोकोनियोसिस, इसमें सबसे पहला आया कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस, ब्लैक लंग्स डिजीज ड्यू टू कोल, एबेस्टोसिस ड्यू टू एबेस्टोस, सिलिकोसिस ड्यू टू सिलिका, बाइसिनोसिस ड्यू टू कॉटन फाइबर, ठीक है। लंग्स फाइब्रोसिस, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, एरियोलर टिश्यू। ओके, माउंटेन सिकनेस, एल्टीट्यूड सिकनेस, क्या क्या सिम्टम्स है, नोजिया, ब्रीथलेसनेस, हेडेक, हार्ट पाल्पिटेशन, फैटिग, थकावट महसूस होने लगता है, ठीक है। PCO2, क्योंकि PCO2 डिक्रीज़ हो जाता है इन माउंटेन एरिया में, हाई एल्टीट्यूड पे, तो फिर यहाँ पे डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन टेक्स प्लेस, तो ये मैसेज भेजता है किडनी को, किडनी इमरजेंसी, एड्रिनल ग्लैंड यहाँ पे इमरजेंसी
में काम करता है, जो कि ये मैसेज भेजता है, किडनी मैसेज भेजता है जेजी सेल्स को। जेजी सेल्स जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स ये क्या करवाता है, ये इरेथ्रोपोइटीन सीक्रेट करता है, तो इरेथ्रोपोइसिस होता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, तो फिर आरबीसी का नंबर इंक्रीज हो जाता है। डिसऑर्डर्स एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। अस्थमा, अस्थमा ये एलर्जिक डिसऑर्डर है ड्यू टू एलर्जेंस, एग्जाम्पल pollen grain, ओके। अस्थमा is a difficulty in breathing causing whizzing sound due to inflammation of bronchi and bronchioles में भी mainly terminal bronchioles, ओके। इम्फाइसेमा इज़ अ क्रॉनिक डिसऑर्डर, मतलब जो काफ़ी दिन में होने वाला, ये एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है। इम्फाइसेमा इज़ अ क्रॉनिक डिसऑर्डर इन विच एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज्ड due to which respiratory surface is decreased. Emphysema is a chronic disorder in which alveolar walls are damaged due to which respiratory surface is decreased. One of the major causes of this is cigarette smoking. फिर है occupational respiratory disorder. In certain industries, especially those involving grinding or stone breaking, so much dust is produced that the defense mechanism of the body cannot fully cope with the situation. Long exposure can give rise in inflammation, leading to fibrosis, proliferation of fibrous tissues, and thus causing serious lung damage. Workers in such industries should wear protective masks. Okay, thank you.